काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन किया था। जब हमने काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन डिस्कस किया था तो काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन में हमने रिलेशंस देखे थे, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए डायनामिक्स ऑफ रोटेशन। The next is dynamics of rotation. डायनामिक्स ऑफ रोटेशन में क्या होगा? कॉज ऑफ रोटेशन। देखो जैसे अगर किसी बॉडी को स्ट्रेट लाइन में लेकर जाना है तो स्ट्रेट लाइन में लेकर जाने के लिए आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। द कॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन इज फोर्स। ये पेन रेस्ट में, इस पर फोर्स अप्लाई करिए, पेन मूव करना शुरू कर दे। लेकिन अगर एक बॉडी रोटेट रेस्ट में है और आप चाहते हैं कि वो रोटेट कर दे, तो रोटेशन के लिए फोर्स नहीं, आप टॉर्क अप्लाई करेंगे। जैसे फैन है, अगर एक फैन रोटेट कर रहा है उस पर नेट फोर्स 0 है। अगर नेट फोर्स एक्ट करती है तो वो फैन अपनी जगह से आगे पीछे कहीं चला जाता है। फैन रेस्ट में, दैट मींस नेट फोर्स ऑन द फैन इज 0, बट उस पर एक टॉर्क एक्ट कर रही है जो टॉर्क उस पेन को रोटेट करा रही है। तो टॉर्क को आप कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कई डेफिनेशंस हैं टॉर्क की। आप ऐसे लिख सकते हैं, इट्स रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। रोटेशनल एनालॉग लिखने का काम होता है जो काम फोर्स कर रही थी स्ट्रेट लाइन मोशन में, वो रोटेशन में टॉर्क कर रही है। फोर्स क्या कर रही थी? फोर्स बॉडी को मूव करा रही थी। फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। तो यहां जो कॉज ऑफ मोशन है, दैट कॉज ऑफ मोशन इज टॉर्क। टॉर्क इज द कॉज ऑफ मोशन, सो द रोटेशनल एनालॉग इज टॉर्क। सवाल यार, डायनामिक्स ऑफ रोटेशन मींस कॉज ऑफ रोटेशन हम पढ़ेंगे कि रोटेशन क्यों होता है। जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन फोर्स की वजह से होता था, रोटेशन टॉर्क की वजह से होता है। सो द डायनामिक्स ऑफ रोटेशन में कॉज ऑफ रोटेशन इज टॉर्क। तो ये टॉर्क है क्या? रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। जो काम फोर्स करता है स्ट्रेट लाइन मोशन में वो टॉर्क करेगा रोटेशनल मोशन। इसकी एक डेफिनेशन और भी है, इट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स about axis of rotation. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट फोर्स की वजह से जो रोटेशनल इफेक्ट आएगा वो बेसिकली टॉर्क है। अब देखो, हम टॉर्क की डेरिवेशन नहीं करते हैं। जैसे कभी भी आप स्पीड को डिराइव नहीं करते हैं, डी बाई टी कहां से आता है, आप ये डेफिनेशन यूज करते हैं और इस डेफिनेशन को यूज कर कर कई चीजें डिराइव करेंगे। इसी तरह से हम टॉर्क डिराइव नहीं करते, डिफाइन करते हैं। तो देखिए टॉर्क की डेफिनेशन क्या होगी? आपने ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्सिस है जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर सकती है। ये एक्सिस है, ओ से आपका एक्सिस पास हो रहा है। सो आपने क्या किया, एक रॉड ली और इस रॉड को ऐसे रख दिया। रॉड की जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द रॉड इज एल लेंथ की आपने एक रॉड ली और रॉड को ऐसे उठाकर रख दिया। दिस इज द लेंथ ऑफ द रॉड। या चलो लेंथ ना भी कंसीडर करो, ये आपने रॉड ले ली और ये रॉड का पॉइंट है। इस रॉड को मैंने एक्सिस से फिक्स किया हुआ है। लाइक इसे रॉड मान लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ये रॉड है, इस रॉड को मैंने यहाँ फिक्स किया हुआ, ये फिक्स कर दिया। अब अगर मैं इस रॉड पर फोर्स अप्लाई करता हूं तो बताओ क्या होगा? रॉड ट्रांसलेट करेगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी या रोटेट करेगी? रोटेट। 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 कर रहा हूं तो ये रॉड ऐसे रोटेट करना शुरू करेगी। रोटेट करने का मतलब ट्रांसलेट तो नहीं कर रही ना, आगे तो नहीं मूव कर रही। दैट मींस नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही है रॉड पर? 0। लेकिन ये रोटेट कर रही है। रोटेशन का मतलब है इस पे कुछ टॉर्क एक्ट कर रही है। तो मुझे वो टॉर्क की डेफिनेशन चाहिए कि वो टॉर्क हम कैलकुलेट कैसे करेंगे।
देखो भाई, आप में से कुछ लोगों के लिए जो टॉर्क की पहली बार हम डेफिनेशन करेंगे तो वो परेशान करेगी, क्योंकि वो पिछला जो कुछ पढ़ा है उससे रिलेट करने की कोशिश करोगे। टॉर्क इज इंडिपेंडेंट, अब ये पिछली किसी चीज से रिलेटेड नहीं है। आप ये सर सर मेरा नेट खराब हो गया था, आप टॉर्क फिर से समझा दीजिए। जी, देखिए, टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। सामिया, फैन घूम रहा है क्या सब कमरे में? सर अभी तो नहीं, पर घूमता है। घूमता है, तो वो जो घूमता है ना, उसको घुमाने के लिए जो चाहिए दैट इज टॉर्क। वो फैन ट्रांसलेट तो नहीं करता, इधर उधर तो नहीं घूमता, ऐसा तो नहीं नो सर। जैसे दूसरी जगह चला जाए। तो बता सकते हो नेट फोर्स कितनी होगी फैन पर? 0। नेट फोर्स इज जीरो, टॉर्क एक्ट कर रही है जो उसे रोटेट कर रही है। तो रोटेट करने के लिए जो चाहिए उसे टॉर्क कहते हैं। रोटेशनल लॉग ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। और टॉर्क अप्लाई करने के लिए आपको फोर्स चाहिए, मतलब कुछ फोर्स होगी जिस फोर्स की वजह से टॉर्क मिलेगी। लेकिन जब टॉर्क एक्ट करती है तो ऐसा होता है अक्सर कि नेट फोर्स जीरो, जैसे फैन रोटेट कर रहा है ड्यू टू टॉर्क, बट नेट फोर्स ऑन द फैन इज जीरो, इसीलिए फैन अपनी जगह रखा हुआ। अब टॉर्क की हम टॉर्क को डिराइव नहीं करते। मैं डिराइव नहीं करूंगा टॉर्क का एक्सप्रेशन आता कहां से, हम सिर्फ डेफिनेशन करेंगे और उसे यूज करेंगे। जैसे ये v इज डी बाई टी, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज डेफिनेशन ऑफ स्पीड। हमने कभी नहीं करा कि ये कहां से आया। ऐसे टॉर्क को हम डिफाइन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अभी सिस्टम देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, इस ओरिजिन से एक एक्सिस पास हो रहा है, जिस एक्सिस पर मैंने एक रॉड को फिक्स कर दिया। तो ये रॉड है, इस रॉड को मैंने ओरिजिन पे फिक्स कर दिया। अब मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये रॉड रोटेट कर रही है, ट्रांसलेट नहीं कर रही, आगे पीछे नहीं जा रही। ऐसे नहीं हो रहा कि उठकर आगे चली जाए, ये अपनी जगह रोटेट कर रही है। दैट मीन्स इस पर एक टॉर्क एक्ट कर रही है। हाँ सवालिया, ये चीजें दिख जाएंगी आपको अभी ना, धीरे धीरे दिखने लगेंगी सवालिया कि टॉर्क के लिए फोर्स चाहिए बट नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। अभी धीरे धीरे दिखेगा, क्योंकि कई फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, कोई एक फोर्स टॉर्क दे रही होगी, बाकी फोर्सेस उस फोर्स को कैंसिल करने में काम है। तो ये मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है, इस पॉइंट को तो मैंने यहां पर एक फोर्स अप्लाई कर दी, इसकी ऐसे फोर्स अप्लाई किया। दिस इज द फोर्स अप्लाई। देखो जैसा ये था, इस पर मैंने ऐसे कर कर फोर्स अप्लाई कर दी, तो इस फोर्स की वजह से ये ट्रांसलेट नहीं कर रहा, ये रोटेट करना शुरू कर देता है। तो जिस पॉइंट पर आपने फोर्स अप्लाई करी, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज आर। ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये डायरेक्शन था पोजीशन वेक्टर का, ये एंगल फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच में थीटा। तो यहां जो टॉर्क आप डिफाइन करोगे, इसको मैं यही लिखूंगा भाई, इतना लिख लीजिए, मुझे सब रब करूंगा मैं। ये मत लिखिएगा, डायग्राम तो मुझे जरूरत पड़ेगी, ये मैं रब कर दूंगा, इसे लिख लीजिए प्लीज, बस इतना सा लिख लीजिए। इसको मैं रब कर रहा हूं। ऑपोजिट, किसके ऑपोजिट्स वाले हैं? ये एक रॉड है, यहां मैं एक फोर्स लगा रहा हूं बस। जीरो फोर्स जो तुम कह रही हो ना, उसको थोड़ी देर के लिए संभाल के रखो, अभी तुम्हें दिख जाएगा जीरो फोर्स कैसे। फिलहाल फिक्र करो टॉर्क, जीरो फोर्स मिल जाएगा आपको अगले 10 मिनट। तभी तो ये रॉड है, इस रॉड पर बस मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इस फोर्स की वजह से रोटेट। सवालिया बताइए भाई, ये समझ में आया कि रोटेट क्यों कर रहा है? यस सर, पर आपने सर वो डायरेक्शन फोर्स का ऐसे बनाया है तो मुझे लगा। ये रहा एरो है ना, ये बता रहा है इधर फोर्स आ, ये तो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से। अब देखिए, डेफिनेशन ऑफ टॉर्क इज, यहाँ जो टॉर्क एक्ट करेगी दैट टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, इट्स क्रॉस प्रोडक्ट
ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स. फोर्स और पोजीशन वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज टॉर्क. जब आप इस क्रॉस को ओपन करेंगे, यू विल गेट RF sin थीटा. जब आप इसे ओपन करोगे, देन योर टॉर्क इज RF sin. ये डेफिनेशन है टॉर्क. थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल थीटा होगा. इतना लिख लो, अजान हो जाए फिर मैं शुरू करूँ. यहाँ तक परपेंडिकुलर बनाकर पॉइंट से लाइन पर नॉर्मल ड्रॉप कर दो. तो दोबारा देखिएगा, ये मैंने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रॉ किया, मींस वो लाइन जिसके अलोंग फोर्स एक्ट कर रही है. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक पॉइंट है और एक लाइन है. मैं आपसे कहता हूँ पॉइंट और लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो जस्ट ड्रॉप अ नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन. पॉइंट से लाइन तक एक नॉर्मल ड्रॉप कर दीजिए, दैट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है. ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को आप कहेंगे दिस इज आर परपेंडिकुलर. इफ दिस इज थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा. अब आपका काम यह है कि किसी तरह से आप ये आर परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लीजिए. तो आर परपेंडिकुलर इज perpendicular distance. R perpendicular is perpendicular distance between line of action of force and axis of rotation. So line of action of force और axis of rotation के बीच में जो perpendicular distance होगा, that perpendicular distance is your R perpendicular. और आप इस perpendicular distance को आप minimum distance भी कह सकते हैं कि axis और line of action of force के बीच में जो minimum distance होगा वो R perpendicular. आप points को कुछ नाम देते हैं, इसे मैं P कह देता हूँ, इसे मैं Q कह देता हूँ. तो एक triangle आ गया आपके पास OQP, which is a right angle triangle. In triangle OQP, इस OQP ट्राइंगल में आप साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं. साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस. तो ये हाइपोटेनस है OP. सो दिस इज OQ डिवाइडेड बाय OP. तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा आ जाएगा OQ इज आर परपेंडिकुलर, दिस इज OQ विच इज आर परपेंडिकुलर, दिस इज OP विच इज आर. तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां से R परपेंडिकुलर हो गया R साइन थीटा. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो अगर मैं 3 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो जो टॉर्क का एक्सप्रेशन आएगा, भाई R साइन थीटा, इसकी जगह R परपेंडिकुलर रख दीजिए. सो दिस इज R परपेंडिकुलर इनटू F. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. R और R परपेंडिकुलर में फर्क समझ में आना चाहिए. व्हाट इज R परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस और लाइन और एक्शन के बीच में. व्हाट इज R? R is position vector of point of application of force with respect to axis of rotation. कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहां से लेकर जिस पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इनका जो पोजीशन वेक्टर होगा, दैट पोजीशन वेक्टर इज बेसिकली आर. सो दैट्स योर टाउ व्हिच इज आर परपेंडिकुलर. बताइए, क्लियर है ना? Yes, sir. सर इसमें R परपेंडिकुलर ने बनाया ही क्यों? क्योंकि हमें एक फॉर्मूला और मिल जाए. हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल्स में आर परपेंडिकुलर गिवन, जब आप टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो अक्सर आर परपेंडिकुलर दिया हुआ होगा. तो हम एक्सप्रेशंस 2 टर्म्स में करते हैं.
आर की टर्म्स में भी, आर परपेंडिकुलर भी। सर इस डायग्राम में कहाँ लग रही है टॉर्क? इस पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर टॉर्क एक्ट कर रही है। तो मैंने बताया था ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा, सर रोटेट हो जाएगा। पी पर टॉर्क एक्ट कर रही है, जो पी को रोटेट करा रहा है अबाउट द एक्सिस, ऐसे करना। अब डायरेक्शन अभी देखेंगे हम, डायरेक्शन क्या होगा। भाई देखिए, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्सिस है, ये एक पॉइंट पी है, एक रॉड मान लीजिए, रॉड का मैंने एक एंड ले लिया, जैसे ये मैंने दिखाया था, ये एंड जिस पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये एफ फोर्स अप्लाई। तो एफ फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये पॉइंट एक्सिस के अबाउट घूमना शुरू कर देगा। दैट मीन्स इस पॉइंट पी पर एक टॉर्क एक्ट कर रही है, विच इज आर क्रॉस एफ। जब आर क्रॉस एफ ओपन करोगे, दैट इज आर एफ साइन थीटा। यहाँ आर पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एफ इज फोर्स एंड दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी थीटा एंगल। आर परपेंडिकुलर जब आप लेंगे, अब इसके बाद मैंने इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को आगे ले गया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ड्रॉप कर दिया, दिस इज आर परपेंडिकुलर। सो यहाँ जो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आर परपेंडिकुलर आ गया आर साइन थीटा, इस आर साइन थीटा की जगह आर परपेंडिकुलर। तो आपके पास दो रिलेशंस आ गए, एक टॉर्क इज आर एफ साइन थीटा और आर परपेंडिकुलर है। जब आप इतना लिख लें तो बताइएगा, नेक्स्ट हमें डायरेक्शन ऑफ टॉर्क डिस्कस करना। सर इसमें फोर्स की जो डायरेक्शन है उसके बैकवर्ड एक लाइन, पीछे लाइन बनाकर आर परपेंडिकुलर बनाने का क्या मतलब हुआ? भाई पीछे नहीं बनाई, मुझे तुम ये बताओ कि ये एक पॉइंट ओ है ना शायद, और तुम नहीं बताया था मुझे, तो ये एक लाइन है, मुझे इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, क्या ले कैसे करोगे? सर नॉर्मल खींच देंगे ओ से लाइन तक। नॉर्मल यहाँ तो नहीं हो सकता ना, नहीं सर। ये नॉर्मल ऐसे ही होगा, यही तो होगा नॉर्मल, या और भी कोई पॉसिबिलिटी है? ऑलमोस्ट यही तो नॉर्मल है। नहीं सर यही है। तो मैंने नॉर्मल ड्रॉ करना था मुझे इन दोनों पर, इसीलिए मुझे से पीछे खींचना पड़ा कि फोर्स की जिस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट कर रही है, उस लाइन में और एक्सिस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो मिनिमम डिस्टेंस तो यही है। प्रशांत, सर हमने ये किया ही क्यों? हमने ये क्यों किया ना, इससे काम चल रहा था तो इसकी क्या जरूरत थी, यही कह रहे? हाँ सर यही कहना चाहता। इससे आपकी कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। भाई आप जैसे वेलोसिटी का एक फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है, आप ये पढ़ते हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, है ना, फिर उसके बाद आप इसे ऐसे भी लिख देते हैं v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1, ऐसा करेगी तो हो सकता है आपको इस फॉर्म में दे दे, तो आप इस फॉर्म में सॉल्व कर लोगे। हो सकता है वो आपको आर परपेंडिकुलर दे दे, आर परपेंडिकुलर टर्म्स में कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। एक फॉर्मूले को जितनी ज्यादा फॉर्म्स में आप लिख सकते हो बेहतर है, कब किस फॉर्म में न्यूमेरिकल में काम आ जाए क्या पता। और इनफैक्ट ये ज्यादा काम आती है, इससे ज्यादा ये फॉर्म काम आती है। अब अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये कि इसे पीछे क्यों एक्सटेंड किया, क्योंकि पीछे जब तक मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा, मैं इन दोनों चीजों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकाल ही नहीं सकता। जैसे मैं ये पॉइंट दे दूं वही चीज और ये लाइन खींच दूं, मैं आपसे कहूं मुझे पॉइंट और लाइन के बीच में परपेंडिकुलर मिनिमम डिस्टेंस बताइए, तो आप लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे, आप नॉर्मल ड्रॉप करेंगे, आप कहेंगे दिस इज द परपेंडिकुलर। सर तो टॉर्क का एक फॉर्मूला ये है कि मिनिमम डिस्टेंस को फोर्स से इनटू कर देंगे तो टॉर्क आ जाएगी। और एक ये कि प्रॉपर पोजीशन वेक्टर लीजिए, फोर्स कीजिए और साइन कीजिए। भाई आप सब लिख चुके हैं इतना, आगे बढ़ूं? तो पॉइंट कहाँ है? यस सर। हाँ जी, हाँ सवाल है। सर वो पॉइंट कहाँ पे है? कौन सा पॉइंट? सर आपने अभी बोला ना कि पॉइंट को जोड़ेंगे। एक्सिस, ये एक्सिस है जो पॉइंट है, और ये लाइन है आपकी, मैं एक्सिस और लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। पॉइंट ये है एक्सिस और लाइन के बीच का परपेंडिकुलर। किस डेफिनेशन की बात करें, मैंने पॉइंट कई बार बोला होगा, तुम इस डेफिनेशन की रिस्पेक्ट में ले रही हो सवाल या इसकी रिस्पेक्ट में? यस Who सर। else? कौन सी?
सर एक्सेस की बात कर रही थी। एक्सेस है वो पॉइंट जहाँ से हम सारे डिस्टेंसेस को। भाई मैं रब कर दूं? यस सर। अरे मुझे एक बात बताओ, मुझे कभी कभी ये बड़ी, और वाईफाई के बाद अगर ना आया तो वाईफाई वाले को पकड़ो कि क्या करके जा रहा है वो। This is x-axis, this is y-axis. यहाँ आपने फोर्स अप्लाई किया, ये मैंने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लिया। सो टॉर्क बेसिक कैलकुलेट कैसे करते हैं ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आपको ये देखना है कि इस टॉर्क का आप डायरेक्शन कैसे लोगे। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एक और इश्यू जो अपने आप में अच्छा खासा टाइम ले जाता है समझने में भी और समझाने में। दिस इज फोर्स, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यहां से मैंने नॉर्मल ड्रॉप कर दिया, इस नॉर्मल को मैंने कहा था ये आर परपेंडिकुलर, और इसको मैंने आर कहा था, इस एंगल को मैंने थीटा कहा। अच्छा, जब मैं इस पी पॉइंट पर ऐसे टॉर्क अप्लाई करूंगा तो आप गेस कर सकते हैं रोटेशन कैसा होगा। लाइक ये मैंने लिया पॉइंट और ऐसे फोर्स अप्लाई कर दी, क्या लग रहा है आप लोगों को रोटेशन कैसा होगा? क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। रखो जरा पेन पकड़ो हाथ में, क्योंकि ये बिना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का तो काम ही नहीं चलेगा तुम्हारा। पूरा रोटेशन में यही तो करना है। एंटी क्लॉकवाइज सर। लिया और ऐसे फोर्स अप्लाई करी, कैसा लग रहा है पेन का रोटेशन? जरा रखो हाथ में, रखो ना अपने पेन। क्लॉकवाइज। एक तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं पता, इसमें मत देखना स्क्रीन में, कई बार होता है वो मिररिंग इफेक्ट्स की वजह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दिखेगा। हाथ में पकड़ो अपना पेन और फोर्स अप्लाई करो ऐसे। लेफ्ट हैंड में पेन पकड़ो और राइट हैंड से फोर्स अप्लाई करो, क्या लग रहा है रोटेशन? सर आपका तो क्लॉकवाइज ही लग रहा है ना, जो आप पेन रोटेट कर रहे हैं। क्लॉकवाइज। एंटी एंटी है क्लॉकवाइज। सर। ये वाला, ये क्लॉकवाइज तो नहीं है भाई यारो। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी। फिगर तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी। तो तरीके से जो टॉर्क होनी चाहिए, दैट टॉर्क शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। आप यही कहोगे कि टॉर्क इज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हम टॉर्क का डायरेक्शन यूजुअली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं देते। हम कई जगह मैं लिख दूंगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बट इन प्रिंसिपल टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिया जाता, एक्सिस के थ्रू दिया जाता है, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ये ना एक्सिस, एक्सिस का डायरेक्शन देंगे जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर। एक्सिस बाहर आ सकता है, एक्सिस अंदर जा सकता है, तो जो भी टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो एक्सिस का डायरेक्शन होगा जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। बाहर आएगा एक्सिस, इनवर्ड जाएगा, ऊपर जाएगा, वो एक्सिस का डायरेक्शन होगा। अब एक्सिस का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हम राइट हैंड थंब यूज करते हैं। तो मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं। टॉर्क इज an axial vector its direction is along the axis of rotation. इसका जो डायरेक्शन होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होगा। एक्सियल वेक्टर है, डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए कई पॉसिबिलिटीज होती हैं। आउटवर्ड्स हो सकता है, इनवर्ड्स हो सकता है, अपवर्ड्स हो सकता है, डाउनवर्ड्स हो सकता है। एग्जैक्टली कहाँ है वो हमें डिसाइड करना होगा। देखिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से आप एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। बट इन प्रिंसिपल वो नहीं होता डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एग्जैक्ट डायरेक्शन देखिए कैसे डिसाइड करते हैं। आप अपनी फिंगर लीजिए और आर के अलॉन्ग रख दीजिए। भाई आप लोग जब तक हाथ नहीं चलाएंगे ये सीख नहीं पाएंगे राइट हैंड थंब। इट्स डायरेक्शन इज, चलो मैं पहले लिख देता हूँ फिर अप्लाई करता हूँ। इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब।
ये डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल देगा। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अपनी फिंगर लो और आर के अलोंग रख दो, पोजीशन वेक्टर आर के अलोंग। And curl it towards it. And curl it towards it. Thumb will give direction of torque. So चलो साथ में अप्लाई करते हैं। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड लो और ऐसे रखो, आर के लॉन्ग रखो, ऐसे करके फिंगर आर के लॉन्ग अपनी फिंगर रख दो और एफ की तरफ कर्ल कर दो। देखो थंब कहाँ जा रहा है, इनटू द प्लेन ऑफ स्क्रीन, इनटू द स्क्रीन और आउट ऑफ द स्क्रीन। आउट। सब देखो कहाँ जा रहा है। शफक आउटसाइड। सर आर के out अलोंग of the screen. आर के लॉन्ग रखो, जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है ना, उस पोजीशन वेक्टर के लॉन्ग, जो भी आर दिया ये वाला डायरेक्शन है ना आर का, ये वाला, ये यहाँ रखो और एफ की तरफ कर्ल कर दो। थंब बताओ मुझे कहाँ जा रहा है। आउटसाइड द स्क्रीन। Sir, outside. सर एफ तो अपवर्ड्स एक्ट कर रहा है। हाँ, अपवर्ड्स का क्या मतलब है, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस? वाई एक्स। वाई एक्सिस। तो अगर आर को ऐसे रखोगे तो वाई के लिए ऐसी तो कर्ल करेंगे। ओह यस सर यस। तो थंब कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, आउट ऑफ द स्क्रीन। सो जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा, दैट टॉर्क इज आउट ऑफ द स्क्रीन, दैट्स द डायरेक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई जब आसानी से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो क्यों इतनी तकलीफ कर रहे हैं कि इसे आउट ऑफ द स्क्रीन और इनटू द स्क्रीन में? तो रीजन ये है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में ना बहुत ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते। मान लीजिए मेरे लिए जो चीज क्लॉकवाइज होगी वो आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज होगी, या मैं आपसे कह दूं कि भाई बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, परेशानी ये क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, जा कहाँ रही है क्लॉकवाइज, वो भी तो इशू है। क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है पता है, लेकिन वो क्लॉकवाइज कैसा है वो भी तो ढूंढना पड़ेगा। तो ये है आपके पास कि टॉर्क एक्सियल वेक्टर है, इसका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, इसका जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल देगा। राइट हैंड थंब रूल कैसे लेते हैं, आर के अलोंग रखी फिंगर और एफ के अलोंग कर्ल कर दिए, ये जो थंब होगा ये थंब आपको देगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। दिस थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। बस मैं यहाँ लिखकर इसे छोड़ दूंगा, इसे मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करूंगा, हमेशा न्यूमेरिकल्स में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से काम चला दूंगा। इतना लिख लीजिए, फिर आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन एक चीज और देख लीजिएगा, एसआई यूनिट। देखिए टॉर्क इज आर इंटू एफ, तो फोर्स इज न्यूटन, पोजीशन इज मीटर, सो एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर। चलिए इतना लिखिए। क्वेश्चंस करेंगे जिसमें 2-3 क्वेश्चंस में सीखेंगे कि टॉर्क एग्जैक्टली अप्लाई करते कैसे। डन सर। सर यस सर। सर जो पंखा जो चल रहा होता है तो उसमें टॉर्क कहाँ पे लगती है? पंखे के ऊपर, पंखे का जो मोटर है उस मोटर में टॉर्क लग रही है। सर किस डायरेक्शन में होती है वो? जैसे वो घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है हम करो, जैसे एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो टॉर्क तुम्हारी एक्सिस के लॉन्ग ऊपर एक्ट करेगी, या तो एक्सिस के लॉन्ग ऊपर, जिस एक्सिस के अबाउट घूमता है फैन उस एक्सिस के अलॉन्ग टॉर्क एक्ट कर रही है, या तो ऊपर एक्ट कर रही होगी या नीचे एक्ट कर रही होगी। अब एग्जैक्टली ऊपर एक्ट कर रही है या नीचे एक्ट कर रही है, उसके लिए यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है। अब एक चीज और है, एक कंफ्यूजन ये आती है, तुम लोग ना हमेशा टॉर्क को फोर्स की तरह लेते हो, तुम्हें लगता है जैसे फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है ऐसे टॉर्क भी इस डायरेक्शन में। टॉर्क ऐसे नहीं एक्ट करती, टॉर्क घुमाती है, तो टॉर्क ऐसे एक्ट कर रही है। अब वो कंफ्यूजन यहाँ से और बड़ा हो जाता है कि जब मैं कह रहा हूँ एक्सिस के अलॉन्ग है, तो एक्सिस अगर ऊपर है तो टॉर्क ऊपर जा रही होगी। एक्सिस के अलॉन्ग कोई मोशन नहीं हो रहा, मोशन एक्सिस के अराउंड होता है, एक्सिस के अराउंड बॉडी घूमती है। अब इसमें और मेरे 10 मिनट जाएंगे।
चलो सुन लो इस चीज को भी। पहली चीज ये दिमाग में बैठा आपके कि टॉर्क ऐसे नहीं एक्ट करती है एक लाइन में, टॉर्क घुमाती है। फिर बताइए, ये समझ में आ रहा है आपके? यस सर। जो रेड लाइन आपने बनाया है यही तो है ना टॉर्क का डायरेक्शन? हाँ, ये टॉर्क का डायरेक्शन। लेकिन ये जो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक्सिस के अलोंग एक्ट करेगी, एक्सिस बाहर आ रहा है, इसका क्या मतलब है? क्या टॉर्क बाहर एक्ट कर रही है? बॉडी बाहर थोड़ा ना घूम रही है, बॉडी तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो बाहर एक्सिस का डायरेक्शन है, बॉडी एक्सिस के अराउंड घूमेगी। मीन्स ये कुछ ऐसा है कि मैंने आपको ये दे दिया एक्सिस का डायरेक्शन, मैंने कहा टॉर्क यहाँ एक्ट कर रही है। इसका मतलब नहीं कि बॉडी ऐसे चली गई, बॉडी इसके अराउंड घूमे, ऐसे करके घूमे। तुम्हारा फैन जहां टंगा हुआ है, एक एक्सिस होगा ना, उस एक्सिस के अलोंग टॉर्क एक्ट करे। इसका मतलब नहीं कि फैन उस एक्सिस के अलोंग ऊपर या नीचे चला जाएगा, फैन उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करे। एक आध न्यूमेरिकल करते हैं टॉर्क की। भाई इस क्वेश्चन में कई पार्ट्स होंगे, हर पार्ट आपको सिखाएगा कि टॉर्क कैलकुलेट की कैसे जाती है। भाई एक रॉड दी हुई है आपको, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप लिख कर बताइए क्या क्या है। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए। ओ और ए के बीच में जो पोजीशन वेक्टर। अच्छा, आप में से कितने हैं जो मोबाइल इंटरनेट यूज करते हैं क्लास के लिए? अच्छा, 3 लोगों का तो आ गया। अच्छा अच्छा, भाई मोबाइल इंटरनेट छोड़िए, मोबाइल इंटरनेट छोड़िए, एक ढंग के वाईफाई में इन्वेस्ट करिए, बेसिक नेसेसिटी है आपकी। दिल्ली से बाहर हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो एक अलग बात है, अदरवाइज मोबाइल इंटरनेट पर मत इतना रिलाई करो, ढंग के वाईफाई में इन्वेस्ट करो। बहुत दिन तुम्हें ऐसे ही करना है, ऐसे ही पढ़ना है, चाहे स्कूल हो चाहे घर। सो देखिए, ए पॉइंट पर आपको टॉर्क कैलकुलेट करनी है, और टॉर्क हम कैलकुलेट करेंगे दोनों मेथड से। दिस इज एक्सिस, हम 4 पार्ट्स करेंगे और इन 4 पार्ट्स में आदमी सीख जाता है कि टॉर्क कैसे आएगा। देखो आसिया का तो आंसर भी आ गया। दोनों मेथड से करेंगे, पहले करते हैं मेथड 1 से। मेथड 1 में आप ऐसे लिखते हो, टॉर्क इज आर एफ साइन थीटा, ये एंगल 90 डिग्री। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर है 10 मीटर, ये एक्सिस है, ये पॉइंट है जहां टॉर्क अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो ये जो आर आया, दैट आर इज 10 मीटर। फोर्स जो आपने अप्लाई करी, दैट इज 10 न्यूटन। आर के परपेंडिकुलर है फोर्स, भाई ये आर है आपका। तो ये जितने सो रहे हैं, अगर इस एग्जाम्पल में आप टॉर्क नहीं सीख पाए तो अगले 10 लेक्चर आपके बिल्कुल मिस होंगे, कुछ नहीं आपको समझ में आके देगा अगर ये एग्जाम्पल मिस हो गया। साइन 90, तो टॉर्क इज 100 न्यूटन मीटर। हाँ भाई, क्लियर है ये? रशाद, खुदा, यस सर। यस सर। अब्दुल्ला, सो क्या लिखा आपने? माइनस कहाँ पे माइनस? 100 न्यूटन। न्यूटन मीटर ना, टॉर्क है, न्यूटन के बाद डैश लगा, 100 न्यूटन। हाँ जी रशाद, आया ये? यस सर, आ गया। अब ये बताओ कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इतनी तो अकल होनी चाहिए सर एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। अब तुम्हें एक काम और करना है, मेथड 2। मेथड 2 में क्या होगा, अब आप ऐसे लिखोगे, टॉर्क इज
आर परपेंडिकुलर है। साजिद, टॉर्क किसी एक पॉइंट पर एक्ट नहीं करता, जो बॉडी घूम रही है ना उस पूरी बॉडी पर एक्ट कर रहा है। ये फोर्स नहीं है, फर्क समझो फोर्स और टॉर्क में। मैं बता सकता हूं कि मैंने पेन पर फोर्स कहां लगाई, लेकिन टॉर्क पूरे पेन पर एक्ट करे तो पूरा पेन रोटेट कर रहा है। तो फैन, टॉर्क पूरे फैन पर एक्ट कर रही है जिसकी वजह से फैन रोटेट कर रहा है, कोई एक पॉइंट नहीं। इस पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रही है, बट ये टॉर्क ए पर नहीं है, टॉर्क पूरी रॉड पर एक्ट कर रही है जिसकी वजह से पूरी रॉड रोटेट कर रही है। यहाँ पे आर किसे कह रहे हैं? जी आर क्या कहा है आपने? अभी तो मैंने लिखा ही गया। आप डाउट जो साजिद पूछ रहा था उसकी बात कर रहे हैं? सर नहीं नहीं, मैं आ कह रहा हूँ कि आर किसे कहा है आपने? आर इज इक्वल टू 10 मीटर लिखा है ना? आर होता क्या है? पोजीशन वेक्टर। ये यस एक्स सर। फोर्स अप्लाई करिए, पोजीशन क्या था यहाँ देखो, आर क्या था? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये था रशाद? यस सर, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्सिस, ये रहा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एक्सिस और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बीच में जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज 10 मीटर। टॉर्क इज आर परपेंडिकुलर टू इट। सेकंड मेथड देखो, आर परपेंडिकुलर। तो जो आर परपेंडिकुलर होगा, देखो यहां से, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। नॉर्मल जब आप लोगे यही तो परपेंडिकुलर मिलेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो आर परपेंडिकुलर भी 10 मीटर है, फोर्स भी 10 न्यूटन है, टॉर्क अप्लाई कर दी 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, टॉर्क आ गया 100 न्यूटन। चलिए भाई बताइए, मुझे समझ में आया आप लोगों के? यस सर। यस सर। यस सर। सर डायरेक्शन डायरेक्शन अब भी नहीं समझ में, ये देख कर नहीं समझ में आ रहा है कि ये ऐसे फोर्स अप्लाई सर पोजीशन वेक्टर सर मेरे से तो क्लॉकवाइज आ रहा है। ये देखो, ये जो मैंने एरो बनाया इसे क्या कहती हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ तो ऐसी तो होगा, तुमने यूं लिया, फोर्स ऊपर लगा दी, देखो जरा क्या रोटेशन जा रहा है तुम्हारे पेन का। ओके सर। हाँ जी बताइए। एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट पार्ट हुआ, चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। रब कर दूं इसको? यस सर। अब्दुल्ला हो रहा है कुछ? सर हाँ सर ये परपेंडिकुलर कैसे हुआ सर? 10 जो आपने कहते हैं सर, आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 10। फोर्स लेंथ के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है ना, ये ड्रॉ करके दिया है कि फोर्स लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यही तो लाइन आएगी दोबारा से। यस सर ठीक है सर। अच्छा भाई एक और करते हैं, बी पार्ट। धीरे धीरे इसे थोड़ा सा टफ करते हुए। ये है आपका एक्सिस, ये है पॉइंट ए, फोर्स ऐसे एक्ट कर रही ऑफ 10 न्यूटन। This is 10 meter. This is 30. अब इसमें अगर मैं मेथड 1 यूज करूं तो देखो, टॉर्क इज आर एफ साइन थीटा। आर देखिए 10 है, फोर्स 10 है, थीटा 30 डिग्री है, तो आ गया 100 इंटू हाफ, टॉर्क आया 50 न्यूटन मीटर। बताओ भाई इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। सेकंड सर हमने 30 डिग्री क्यों लिया? मतलब हम तो उस साइड का फोर्स लेंगे ना, एंगल लेंगे ना। वेरी गुड, किसी ने एटलीस्ट पूछा तो। ये देखो, वेक्टर्स के बीच में जब हम एंगल लेते हैं ना, लाइक ये दो वेक्टर्स हैं अगर, एक ए और एक बी, तो एंगल्स लेते हैं इनके एरोस के बीच में। ये वाला एंगल वेक्टर के बीच का एंगल है, ये नहीं। इसी तरह से अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं,
हम एंगल लेते हैं एरोस के डायरेक्शन में, इसके एरो का ये डायरेक्शन, इसके एरो का ये डायरेक्शन, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये वाला है, ठीक है। ओके सर। हमेशा हम एरो का डायरेक्शन, ये है एरो का डायरेक्शन। अच्छा जी, इसके बाद मेथड 2 देखिए। मेथड 2 में क्या होगा, आप टॉर्क को ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क इज आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय, दैट्स टॉर्क, आर परपेंडिकुलर इनटू। अब आर परपेंडिकुलर यहाँ कैलकुलेट करना होगा, तो देखो आर परपेंडिकुलर के लिए आप क्या करोगे, इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड करो, इसे एक्सटेंड करो और यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करो। तुम्हें खुद अंदाजा लग जाएगा कब किस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। आंसर तो दोनों से आएंगे। ये 30, ये है तुम्हारा आर परपेंडिकुलर, इसे मैंने एन कह दिया, इसे मैंने पी कह दिया, इन ट्राइंगल ओ एन पी। हाँ भाई, इस ट्राइंगल ओ एन पी में आर परपेंडिकुलर अगर चाहिए तो देखो आप यूज कर सकते हो 90 डिग्री है, साइन थीटा। Sin 30 is perpendicular, which is ON, divided by hypotenuse, which is OP. Sin 30 is half, which is ON, which is R perpendicular, OP, which is 10. 10 by 2, which is 5 meter. ये R perpendicular है। फिर से वैल्यू रख दीजिए, R perpendicular into F, 5 into 4 is 10, 50. मुझे बताओ इस तरह के केसेस में कौन सा तुम प्रिफर करोगे, RF sin थी मेथड 1 या मेथड 2? 1 जो मैं 4 एग्जांपल्स करा रहा हूँ ना, 4 भी नहीं कराऊंगा, 3 ही कराऊंगा बस। उन 3 में आपको जितने भी टाइप के टॉर्क के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जहां आपको टॉर्क कैलकुलेट करना हो, वो इन 3 में से कोई एक होगा, तो वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा। भाई ये सबसे हुआ है, शफक, रमशा, फातिमा, यस सर। आतिफ, हो गया? देखो अगर ये बिगड़े 3 क्वेश्चंस तो फिर टॉर्क सिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो गुड, इतना लिख लीजिए तो मुझे बताइए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक और करते हैं, और ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप करें। हो गया सर। सर एक मिनट, लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट करें। इतना लिख लीजिए तो मुझे बताइए। डन सर। पिछले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट ले लिया था क्योंकि वो परपेंडिकुलर दिया हुआ था, इसलिए हमने आर परपेंडिकुलर डायरेक्ट ले लिया। जी परपेंडिकुलर दिया हुआ था इसलिए आर परपेंडिकुलर डायरेक्ट ले लिया, लेकिन यहाँ तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके सर। चलो इसको और कर दो, पूरी ईमानदारी से करना है, सारी कोशिशें कर लेना अगर तुमसे हो जाए। सवाल है, मैं आपको दोनों मेथड सिखा रहा हूं, अब वो आपकी मर्जी है आप क्या यूज करना चाहते हैं। यहाँ तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैलकुलेट करते कैसे टॉर्क। अब एग्जाम में जब आए तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, वो आप डिसाइड करेंगे खुद बैठकर कि क्या यूज करना है, लेकिन आना दोनों चाहिए आपको। और इन 3 क्वेश्चन से आप ये डिसीजन भी ले पाएंगे किस में मेथड 1 यूज करें, किस में मेथड 2 यूज करें।
करिए भाई, मेथड 1 और मेथड 2 दोनों से निकालिए। फोर्स बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आ रहा है। बताइएगा मुझे टॉर्क कितनी आ रही है। आसिया का गलत, साजिद ठीक कर रहा है, हमदा का ठीक है। हमदा का भी सही है, आतिफ का भी ठीक आ रहा है। वेरी गुड, जीरो वाले सारे सही है। देखिए भाई, आर और एफ दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं ना, तो जब आप टॉर्क लोगे आर एफ साइन थीटा, तो आर 10 एफ 10, they are acting in same direction, angle is 0 degrees, so tau is 0. तो जब आप मेथड 2 लोगे, अब देखो जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस मिनिमम डिस्टेंस लोगे, मिनिमम डिस्टेंस के लिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड करोगे। तो इसे मैं किसी और कलर से ड्रॉ कर दिया ना, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसे एक्सटेंड कर दिया, और देखो एक्सटेंड करने पर ये तो एक्सिस से पास हो गया। अगर एक पॉइंट और लाइन क्रॉस कर जाए, देन व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम? 0। तो यहाँ पर r परपेंडिकुलर इज 0, योर टॉर्क इज 0। सो ये भी याद रखने वाली चीज है कि अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर जाए तो r परपेंडिकुलर इज 0, टॉर्क इज 0। इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स pass through axis of rotation, then torque is 0. तो अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर जाए तो टॉर्क इज 0। ठीक है, सवाल है जो आसान लगे आपको, आना दोनों चाहिए, एक भी आप छोड़ नहीं सकते। कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जहां आपको दोनों में से किसी एक की जरूरत पड़ जाए। चलिए इतना लिख लीजिए, टॉर्क कैलकुलेट करना आ गया तो कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स करते हैं टॉर्क पर। हाँ साजिद, तब भी 0 होता, अगर फोर्स ऐसे होती तब भी 0 होता, एंगल 180 होता, साइन 180 0 होता है। चलिए इसको रब कर दूं मैं? यस सर। जी सर। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इसके बाद कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है एप्लीकेशन टॉर्क की। भाई जो डोर होता है, दरवाजा, ये डोर रोटेट होता है या फिर ट्रांसलेट करता है? रोटेट। ट्रांसलेट होने का तो मतलब है आपने फोर्स लगाई, वो उठकर कहीं और चला गया, रोटेट होता है। तो आप जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप डोर पर टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं ना, आपकी फोर्स की वजह से टॉर्क एक्ट कर रही है। द नेट फोर्स इज 0 बट टॉर्क एक्ट करी जिसकी वजह से आपका डोर रोटेट कर रहा है। अब जरा देखना अपने अपने घरों के दरवाजों में कि जो हैंडल है, जिस हैंडल से खोलते हैं, वो हैंडल कहाँ लगा हुआ है। अगर ये डोर है, ये अगर एक सेंटर पे लगा है, ये तो वो जगह है जो फिक्स्ड है, ठीक है, ये एक्सिस है। ये वो जगह है जहां, ये तो वो है जो वॉल से लगा रहता है ना, जो गेट का हिस्सा जो वॉल में लगा हुआ है, ये वॉल सर साइड में, सर एक्सिस साइड पर, सर नॉन फिक्स साइड पर मैं लगा रहा हूँ। पोजीशन नंबर 1 हैंडल यहाँ लगा है, पोजीशन नंबर 2 ये हैंडल यहाँ लगा है, पोजीशन नंबर 1 3 लगा है, एक्सिस में लगा है, नीचे 1 1
वो बना गया वो, अगर उसने यहाँ लगा दिया। भाई देखो, गेट आप रोटेट करते हैं ना, आप फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो टॉर्क होगी दैट टॉर्क इज आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। आप लेते हैं एक्सिस से सेपरेशन, मीन जो पोर्शन आपके डोर का वॉल में लगा है ना, वो एक्सिस है जिसके अबाउट आपका डोर रोटेट करता है। यहाँ हैंडल है तो ये है आर परपेंडिकुलर, बीच में लगा दिया हैंडल तो ये आर परपेंडिकुलर। किसी बेवकूफ यहाँ लगा के चला गया तो आर परपेंडिकुलर 0, कुछ भी कर लो रोटेट थोड़ा ना करेगा। अभी क्लास के बाद जब कमरे से बाहर निकलना, तो वो जो पोर्शन एक्सिस का लगा हुआ है ना वॉल में, वहां से पकड़कर उसे खोलने और बंद करने की कोशिश करना, तो अंदाजा लग जाएगा। और किसी को यकीन ना रहा हो तो अभी उठ के जाके देख लो, खुलेगा नहीं। इसका मतलब ये यहाँ पर हैंडल क्यों लगाता है? हैंडल इसलिए लगाता है सो दैट आर परपेंडिकुलर इज मैक्सिमम। इफ आर परपेंडिकुलर इज मैक्सिमम देन टॉर्क इज मैक्सिमम। सो फॉर अ गिवन फोर्स, अगर एक गिवन फोर्स है उसमें अगर आर परपेंडिकुलर मैक्सिमम हो जाए then torque is max. So इसीलिए हैंडल्स जो हैं वो डोर के बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे लगाते हैं। हैंडल्स आर प्रोवाइडेड। सर जैसे अभी तो वन पोजीशन पे लगा है, तो सर वो बीच में ही क्यों लगा है, जमीन और छत के बीच में? ऐसा नहीं, ऐसा क्यों नहीं कि वो जमीन में लगा दिया या ऊपर लगा दिया? इतना मजा आता है ना रशाद, दरवाजा खोलने के लिए पहले आदमी लेटता फिर खोलता भी। हाँ, ऐसे करोगे या तो नहीं सर, ऊपर लगा देता है कि आदमी पहले टेबल स्टूल लेकर आया, उस पर चढ़े, दरवाजा खोले, कोई बाहर जाए। हैंडल यूज ही नहीं करता कोई, लोग दरवाजा पकड़ के खोलते, बस इसलिए। ये रशाद ने इस वाली बात करी। सर जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है इस क्वेश्चन इधर, तो वो हैंडल की तरफ है ना? ये ना परपेंडिकुलरली जा रही है, लाइक दिस इज इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। मैं ऐसे अप्लाई करूंगा ना, अगर दरवाजे को बंद कर रहा हूँ या खोल रहा हूँ तो इधर इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड और आउट, मींस या तो बाहर आ रहा होगा जेड के लॉन्ग, पॉजिटिव जेड के लॉन्ग, या अंदर जा रहा होगा नेगेटिव जेड के लॉन्ग, वो फोर्स होगा। यस। अब इसमें कई रीजंस है, मतलब इस एप्लीकेशन में डोर को दे दिया, डोर के अलावा कई चीजें हैं। वो आपसे कहेगा भाई रिंच होता है, यूजुअली रिंच प्रेफर करते हैं जिसकी आर्म लेंदी हो, जस्ट बिकॉज क्यों आर परपेंडिकुलर मैक्सिमम होगा। सेम रीजन है कि रिंच विद लॉन्ग आर्म इज प्रेफर, सिमिलर रीजन। तो यहाँ कुछ भी दे दे, डोर में हैंडल यहाँ क्यों लगाते हैं, रिंच क्यों लगाते हैं लॉन्ग आर्म के साथ, जस्ट बिकॉज सो दैट आर परपेंडिकुलर इज मैक्सिमम एंड योर टॉर्क इज मैक्सिमम। चलिए भाई इतना लिखिए, फिर आगे करते हैं। इतना लिखिए, फिर देखते हैं न्यूटन्स। रेंज क्या है? जी दोबारा बताइए। तो ये रेंज क्या है? रेंज ये क्या कहते हैं इसे हिंदी में, ये इस तरह की डिवाइस होती है, होता है ना, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसे खोलते हैं बोल्ट खोलने के लिए। अच्छा, ओके सर। इतना लिख लो तो उसको रब करते हैं, बिल्कुल टॉर्क की तरह एक और क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम। जल्दी से एंगुलर मोमेंटम भी आज वाइंड अप कर लेते हैं। सवाल है परपेंडिकुलर यहाँ से लिए, परपेंडिकुलर हम कहाँ से लेते हैं जल्दी बताओ। सवाल है आर परपेंडिकुलर इनटू एफ में आर परपेंडिकुलर कहाँ से लेते हैं, किन दो चीजों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस? सर पॉइंट से लाइन तक। कौन सा पॉइंट? पॉइंट क्या है? एक्सिस से। एक्सिस से किस लाइन तक सवाल है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक। एक बार और बोलो, व्हाट इज आर परपेंडिकुलर? सर एक्सिस से लाइन ऑफ फोर्स तक। देखो ये है एक्सिस तुम्हारा, ये रहा, ठीक है, तुम्हारी वॉल है वो एक्सिस है, और मैं ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर ये मेरा डोर है, इसको डोर मान लो, ये वॉल है यहाँ फिक्स है, यहाँ मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये फोर्स और ये एक्सिस, इनके बीच का डिस्टेंस इज आर परपेंडिकुलर। ठीक है, सर तो आपने नीचे पे क्यों लिया है आर परपेंडिकुलर? ये वाला यस सर। बता रहा था कि हैंडल यहाँ लगा दूं तो एक्सिस से लेकर यहाँ तक आर परपेंडिकुलर, हैंडल यहाँ लगा दूं तो ये आर परपेंडिकुलर, और हैंडल बिल्कुल ही यहाँ लगा दूं तो आर परपेंडिकुलर 0।
जहां परपेंडिकुलर सबसे ज्यादा वहां टॉर्क सबसे ज्यादा होगी, इसके लिए बाहर लगाते हैं। ठीक हुआ? ठीक है। यस सर। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था अभी। चलो जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं। सर 1 मिनट के लिए वो स्लाइड लगा दी। डन सर। अब जैसे हमने टॉर्क लिया, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम। जैसे टॉर्क फोर्स का रोटेशनल एनालॉग है, बिल्कुल उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल एनालॉग है। जिस तरह से टॉर्क फोर्स का रोटेशनल एनालॉग है, बिल्कुल लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल एनालॉग एंगुलर मोमेंटम। सेम डेफिनेशन, सिर्फ एफ हटाकर पी रख देना है और कुछ नहीं। इट इज rotational analog of linear momentum। कि लीनियर मोमेंटम का जो रोटेशनल एनालॉग है उसे आप एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर लास्ट सेक्शन टॉर्क समझ में आया था तब तो आप खुद करते चले जाओगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मैं यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ, और इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में इसकी लीनियर वेलोसिटी है, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। This is the axis of rotation. This is line of action of velocity. This angle is theta. This is r. तो एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 एक्सप्रेशन है, r क्रॉस p है, बस फोर्स की जगह लीनियर मोमेंटम रख देना है। ओपन करोगे rp sin थीटा आ जाएगा। जैसे अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसमें मोमेंटम होता है, अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम होगा, rp sin थीटा, ये रोटेशन बताएगा। इसके साथ साथ आप अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, इसे 90 डिग्री लिख दीजिए, दिस इज आर परपेंडिकुलर। आप जानते हैं आर परपेंडिकुलर लास्ट सेक्शन में मैंने लिखा था आर साइन थीटा था, इसे 1 लिख दिया, इसे 2 लिख दिया और इसे आपने 3 लिख दिया। सर पी क्या है? मोमेंटम, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ओके सर। तो वेलोसिटी की जगह मैं लिख रहा लीनियर मोमेंटम, पी इज लीनियर मोमेंटम, line of action of linear momentum. स्वारिया जहां आर परपेंडिकुलर पहले लिया था, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स था, उसकी जगह लीनियर मोमेंटम और ये एक्सिस, तो आर आ गया आर परपेंडिकुलर टू, ये भी एक्सियल वेक्टर है। एसआई यूनिट जो होगी इसकी, सो लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम की एसआई यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय मीटर, सो दैट्स केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सो दिस इज लीनियर मोमेंटम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चलिए इतना लिख लो, आज इसे यहीं छोड़ेंगे।
कल कंटिन्यू करेंगे।